कैसे हो? डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक में बात करी सांख्यिकी की शब्दावली के बारे में। अब हम अगला कंसेप्ट जो लेके चल रहे हैं वो सांख्यिकी यानी संख्यात्मक आधार पर हम श्रेणियों का क्या करने जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। देखो, संख्यात्मक आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो श्रेणियों को 3 पार्टों में बांटा जाता है। सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी, फिर आवर्ती जो होती है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है आवर्ती बंटन श्रेणी। ठीक है, इसको हम कितने पार्टों में बांट देते हैं? 2 पार्टों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसका होता है खंडित श्रेणी, तीसरा, ठीक है, अखंडित श्रेणी भी कह सकते हैं इसको, या और नाम भी अगर आप लेना चाहो तो सतत श्रेणी के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि आपने समांतरवादी के भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उनके अंदर हमें कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणियों के बारे में, तो ये इस टाइप से इनको 3 पार्टों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या है, खंडित श्रेणी की पहचान क्या है, अखंडित श्रेणी और सतत श्रेणी की पहचान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो संख्यात्मक आधार पर श्रेणियों को 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, यानी जिसको हम सतत श्रेणी, अगर हम वर्बली अपनी भाषा के अंदर नॉर्मली बात करें तो इसको हम कहते हैं वर्गों वाली श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, आओ पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में जब हम बात करेंगे तो आज हम किसे कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जितने भी चर होते हैं, ठीक है, उनको स्वतंत्र रखा जाता है, वो किसी से रिलेटेड नहीं होते। व्यक्तिगत श्रेणी, इसकी पहचान की अगर बात करें कि जितनी भी वैल्यू है, जैसे अगर हम बात करें 5, 10, 15, 20, 25, यानी यहां पर प्रत्येक मूल्य स्वतंत्र है। हम कह सकते हैं कि 5 एक बार आया, 10 एक बार आया, 15 एक बार आया, 20 एक बार आया और 25 एक बार आया। ये व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान है कि इसमें कोई भी जो वैल्यू दी होगी वो सिंगल वैल्यू दी होती है। ठीक है, इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और वैल्यू क्या है? मार्क्स। क्योंकि हम जब स्टैट की बात करते हैं, जब भी स्टैटिक शब्द की बात आएगी, स्टैट करेंगे, तो उसमें हम जो इंपोर्टेंस देंगे वो किसको देंगे? मूल्यों को देंगे। मूल्य चाहे आरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो, वो जो हम कंसेप्ट करेंगे वो उस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर उसके अंदर रूल होगा कि वैल्यू को आरोही क्रम में लगाओ तो लगाना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यदि अगर हम कहीं अवरोही क्रम में लगाना है तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। यदि रूल नहीं है तो वैल्यू चाहे ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग में हो, चाहे असेंडिंग में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये आपको मैं पहले बता भी दूं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम 2 होते हैं। ठीक है तो छोटी सी बात, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे आपके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? 5, 10, 15, 20 और 25। ये जो क्रम है वो क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। और अवरोही होता है घटता क्रम, यानी बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, तो घटते क्रम की बात। जैसे अगर हम यूं चलते 25, 20, 15, 10 और 5, ये कौन सा क्रम हो जाता? हमारा अवरोही क्रम हो जाता। तो जो भी व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो सकती है, वैल्यू ऑर्डर में भी हो सकती है और ऑर्डर में नहीं भी हो सकती। ठीक है, ऑर्डर का मतलब आरोही अवरोही दोनों में हो सकती है, या घटते बढ़ते क्रम में भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें मार्क्स 5, फिर 3 आगे, फिर 10 आगे, फिर 16 आगे और फिर मान लो 12 आगे, तो घटता बढ़ता क्रम भी आ गया ना। लेकिन हमें पता लग रहा है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है। कैसे? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि वैल्यू सिंगल दी है, क्योंकि सीरियल नंबर का कोई भी रोल नहीं होता। स्टैट्स की जब भी बात की जाएगी तो किसकी बात होगी? वैल्यू की बात होगी। तो मार्क्स हमारी क्या है? वैल्यू है, प्राप्तांक हमारी वैल्यू है। ठीक है, अल्फाबेट्स भी दिया हो सकता है कि जैसे A, B, C और D, E, ये भी लिखा हो सकता है, लेकिन हमें पहचान हो रही है कि हमारे जो वैल्यू है वो मार्क्स ही है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर, यानी हम कह सकते हैं कि मार्क्स स्वतंत्र है, वो इनसे किसी से भी रिलेटेड नहीं है, इन पर किसी भी कोई बात का डिपेंड नहीं है। रोल नंबर हो गया जैसे 1, 102, 103,
104, 105 ये हमारे रोल नंबर है, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंस यानी जो वैल्यू क्या है वो मार्क्स है। तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान है वो सीरियल में भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है एक सीरीज के अंदर भी इन्वर्ट कॉमा लगाकर आपको दी हो। व्यक्तिगत श्रेणी में जो मूल्य होते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, देखो आज अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी। अगर हम बात करें राशियों की संख्या, तो राशियों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। राशियों का योग कर सकते थे, ये पांचों संख्या इनका योग करते, 5 और 10, 5 3 8, 8 और 10 3 18, 18 और 16 34, 34 और 12 कितने हो गए, 46। ठीक है, अभी हमारा टोटल हो गया। ठीक है, राशियों का योग भी हो गया कि संख्याएं कितनी है, 5 है। ठीक है, लेकिन अगर संख्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, मान लो अगर संख्याएं 50 होती तो हम उनका टोटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आज 50 संख्याओं को टोटल करना, सिंगल करना बहुत मुश्किल है। तो अगला कंसेप्ट यही कहता है कि जब चर बहुत ज्यादा यानी वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उन व्यक्तिगत श्रेणी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बाद खंडित श्रेणी में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, खंडित श्रेणी। आओ हम खंडित श्रेणी की पहचान यहीं पर कर लेते हैं। खंडित श्रेणी की पहचान क्या होती है कि जैसे कोई भी वैल्यू है, कितनी है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। कोई भी वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 8। अब आपको मैंने पिछले जो टॉपिक के अंदर पढ़ाया भी था कि एक वर्ग की आवर्ती, ये वर्ग की क्या है, आवर्ती, ठीक है, या हम कह सकते हैं वर्ग तो आया नहीं यहाँ पर, तो हम खंडित श्रेणी की हम कह सकते हैं कि वैल्यू की क्या है, आवर्ती है। तो अब वैल्यू की आवर्ती कितनी है, 5 की आवर्ती कितनी है 10, यानी 5 कितनी बार आया, 10 बार। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि विन्यास का मतलब जैसे अगर कोई वैल्यू इतनी बार आ जाती है, ठीक है, अब भाई इसका टोटल करना 10 जैसे 12 बार होता, ठीक है, 5 कितनी बार था 10 बार, 10 कितनी बार था 12 बार, 8 कितनी बार था, ठीक है, 15 कितनी बार था 8 बार। तो ये आवर्ती इस तरीके से होती है, और हम टोटल करते तो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि कितनी संख्या होगी 12 और 10 22 और 8 30 संख्याओं का टोटल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए हमने उसको व्यक्तिगत श्रेणी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, खंडित श्रेणी के अंदर। तो हमने कैसे कन्वर्ट किया कि जो वैल्यू जितनी बार आई, जैसे 5 कितनी बार आया था 10 बार आया था, 10 कितनी बार आया था 12 बार हमने लिख लिया, और 15 कितनी बार आया था 8 बार आया था। कैसे, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर आपका लगभग वही सेम आता है। अगर आप टोटल वैसे करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी से राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या बात नहीं है। मान लो अगर एक एग्जांपल लेता हूं छोटी सी बात कि 5 कितनी बार आया, 5 बार, टोटल करो कितना हुआ 25। अगर मैं अपनी भाषा के अंदर बात करता कि 5 की वैल्यू कितनी बार आई, वैल्यू क्या है 5 कितनी बार आई 5 बार, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना है 25। अब वही बात अगर आप 5 10 बार टोटल करते हैं तो भी कितना आना था 50, लेकिन अगर 5 का आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 50। एक तो सीरीज क्या होगी, छोटी होगी, एक गुना करना इजी हो गया क्योंकि जोड़ करना बहुत बड़ी बात होगी थी क्योंकि संख्याएं बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब भी व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है उतनी बार उसको पुट कर दिया जाता है। तो एक तो खंडित श्रेणी की पहचान यही होती है कि एक तो वैल्यू दी होती है, आपके सामने वैल्यू है और वो वैल्यू कितनी बार आई है उसको आवर्ती के द्वारा दर्शाया जाता है। तो खंडित श्रेणी की पहचान कि खंडित श्रेणी में वैल्यू और आवर्ती दोनों दी जाती है, ठीक है। तो अब पहला कंसेप्ट व्यक्तिगत श्रेणी, सीरीज दी होती है, वैल्यूज दी होती है, लेकिन वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खंडित श्रेणी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो खंडित श्रेणी की पहचान यही होती है कि कोई भी वैल्यू जो है वो कितनी बार आई है उसकी आवर्ती के रूप में उसे दर्शा दिया जाता है। अब जब भी आपसे बात करता हूं मैं कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बात किया कि राशियों का योग और राशियों की संख्या, यहाँ राशियों की संख्या कितनी थी 5 थी, ठीक है, और राशियों की संख्या का सिंबल कितना है 5। लेकिन खंडित श्रेणी के अंदर राशियों की जो संख्या है वो कितनी है 30। 1 2 3 नहीं होगी, ये तो वैल्यू है, लेकिन वैल्यू कितनी बार आई 5 कितनी बार आया 10 बार, 10 कितनी बार आया 12 बार, और 15 कितनी बार आया 8 बार। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 30। तो आप ध्यान रखना कि इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू की संख्या कितनी है, इसमें वैल्यू जो होगी वो आवर्ती का क्या कहलाएगा योग, क्योंकि 5 कितनी बार आया था
10 बार, तो संख्याएं कितनी आई हुई हैं? 30 आई। हुआ व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी का। अब हम थर्ड कंसेप्ट जो लास्ट है इसका, हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कौन सी सीरीज? सतत श्रेणी, अखंडी श्रेणी या वर्गों वाली श्रेणी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यू सीरीज बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। नाम अगर दूसरा भी बात करें इसको सतत श्रेणी ज्यादातर जाना जाता है। देखो अभी हमने एक बात की थी कि व्यक्तिगत श्रेणी से किस में कन्वर्ट किया? खंडी श्रेणी के अंदर। खंडी श्रेणी से हमने किस में कन्वर्ट किया? सतत श्रेणी के अंदर। तो सवाल जब भी आता है खंडी श्रेणी से हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सतत श्रेणी के अंदर। देखो इसके रूल्स भी होते हैं। जब हम कोई भी खंडी श्रेणी दी होती है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते समय एक बात ये ध्यान रखी जाती है कि रूल्स होते हैं, जैसे इसके अंदर स्टेटेजेस का नियम लगता है, ठीक है। उस नियम के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटेजेस का नियम एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फिर भी मैंने बता दिया है कि स्टेटेजेस का नियम जब भी खंडी श्रेणी को हम अखंडी श्रेणी में यानी सतत श्रेणी के अंदर परिवर्तित करते हैं तो कौन सा रूल लागू होता है? स्टेजेस का नियम लागू होता है। कितने वर्गांतर बनेंगे, वर्गांतर का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, वो सब चीजें इसके अंदर हम पुट करते हैं। तो अखंडी श्रेणी और सतत श्रेणी, ठीक है, एक ही बात है। तो अखंडी श्रेणी की पहचान क्या होती है कि 0 से 10 वर्ग अंतर आ गया और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। 10 से 20 कितना? 10, 20 से 30 15, 30 से 40 5। ये हमारी ग्रुप की पहचान है। समझ आई बात में? अखंडी श्रेणी या सतत श्रेणी की पहचान सीधी सी बात क्या है कि इसके अंदर वर्ग अंतर दिया होगा 0 से 10। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 10 से 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। 20 से 30 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। 30 से 40 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो आपको पता लग गया कि एक भी वर्ग अंतर है, जो वर्ग अंतर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? ठीक है, 5 है। यहां पर एक क्वेश्चन पुट होता है। क्या पुट होता है कि कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसी कौन सी सीरीज है? 3 सीरीजें आपने पढ़ ली, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी और सतत श्रेणी पढ़ रहे हो। व्यक्तिगत श्रेणी भी पढ़ी और सतत श्रेणी भी पढ़ रहे हो आप और खंडी श्रेणी भी पढ़ रहे हो, कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू है उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी कुछ ना कुछ हमारे लिए भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है, ये दोष पाया जाता है। वो पाया जाता है किसके अंदर? सतत श्रेणी के अंदर। क्यों? कि जैसे अगर हम बात करें कि 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, क्या आप इसमें बता सकते हो कि 5 नंबर लाने वाला कितने स्टूडेंट? नहीं बता सकते ना। हमें तो ये पता है 0 से नंबर 10 तक लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 5 है। तो इसमें कुछ जो हमारी वैल्यूज है वो क्या हो जाती है? छिप जाती है, हम बता नहीं सकते। व्यक्तिगत श्रेणी में तो हमें पता था 5 नंबर वाला, और खंडी श्रेणी में भी पता था 5 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट, 5 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 10। लेकिन सतत श्रेणी के अंदर हम नहीं बता सकते कि कौन कितने नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट्स है। हम ये बता सकते हैं कि 0 से 10 तक नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आज हमने बात करी कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी से हम जब इसके अंदर सतत श्रेणी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्रुप्स आ जाते हैं। 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? 5। आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट वापिस बताता हूं कि जैसी ये क्या होती है? L1 और ये क्या होती है? L2। L1 और L2। अब L1 और L2 है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट किसके अंदर होगा? तो आप खुद कहोगे कि सर इसके अंदर होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसके अंदर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो L2 होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, उसकी वैल्यू 0.01 कम होती है। यानी अगर हिंदी के अंदर इसको बात करें तो इसको बोला जाता है 10 से कम और इसको बोला जाता है 0 से ज्यादा। इंग्लिश के अंदर बात करें मोर देन 0 और लेस देन। आई बात समझ में कि अगर हम बात करें 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट किसके अंदर इंक्लूड होगा? इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने? 5। लेकिन 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। अब वही बात 20 लाने वाला स्टूडेंट किस में आएगा? इसमें आएगा, ना कि इसके अंदर आएगा। तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी और सतत श्रेणी के बारे में आज बात करी। व्यक्तिगत श्रेणी की यही पहचान थी कि क्या उसमें सिर्फ वैल्यू दी होती है। खंडी श्रेणी की पहचान की वैल्यू और उसकी आवर्ती दी होती है।
सतत श्रेणी और अखंडित श्रेणी की हमने बात करी कि वैल्यू ग्रुप ने दी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पुट करवाई जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।